YouTube channel. So guys, this is going to be the third part of American Revolution. So अमेरिकी क्रांति को हम डिस्कस कर रहे थे और ये इसका थर्ड पार्ट होने वाला है. So फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, so मेनली फर्स्ट पार्ट में हमने इसके कुछ रीजंस को डिस्कस किया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन के पीछे के जितने रीजंस थे. सेकंड पार्ट में हमने कुछ एक्ट्स जो एक्ट पास किए गए ब्रिटेन के थ्रू अमेरिका के लोगों के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस किया था, बॉस्टन मैसेकर और बॉस्टन टी पार्टी जैसे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड पार्ट. सो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? सो इसमें ऑफकोर्स ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है. तो आज हम अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने वाले हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम इसमें ज्वाइन करेंगे. सो यू हैव टू बी विथ मी टिल द एंड टू गेट सो मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस. सो अभी तक हमने काफ़ी सारे एक्ट को डिस्कस किया जो ब्रिटेन ने पास किया अमेरिका के लोगों के ऊपर. सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस. सो कांग्रेस यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये डिक्लेयर करता है, इसका मतलब होता है मीटिंग. कांग्रेस का मतलब हर जगह एक पार्टी का नाम नहीं होता. कांग्रेस अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक असेंबली क्रिएट करना जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के क्या करें, एक मीटिंग करें. सो ये फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो थी ना, ये सबसे पहली मीटिंग थी अमेरिका की जो ऑर्गेनाइज की गई थी किसी डिसीजन को लेने के लिए. सो यहाँ पे इसका मेन एम क्या था और इसमें कौन कौन से लोग थे? तो ये एक मीटिंग थी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे उन 13 कॉलोनीज़ के जो ब्रिटेन के अंडर में थी. सो हमने डिस्कस कर रखा है कि अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की. सो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मीटिंग में, वहाँ पे लोग ये मीटिंग को कंडक्ट करने आए हुए थे. उनका मेन एम क्या था कि दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड ट्रेड विद ब्रिटेन. ब्रिटिश गुड्स यानी कि जो भी ट्रेड चल रहा था ब्रिटेन के साथ और जो ब्रिटिश गुड्स आते थे अमेरिका में इंपोर्ट होके दूसरी कंट्रीज से, उनको बॉयकॉट करने का इन्होंने यहाँ पे क्या लेते हैं, डिसाइड करते हैं और एक से एक डिसीजन लेते हैं. तो इनका जो मेन एम था वो था टू बॉयकॉट इनका जो मेन एम था वो था बॉयकॉट ब्रिटेन ट्रेड. ब्रिटेन के साथ एक ट्रेड जो इनका चल रहा था और जो गुड्स जो ब्रिटेन एक्सपोर्ट करके लाता था किसी और कंट्री से अमेरिका तक आने के लिए, पहले वहाँ वो जो भी सामान है पहले ब्रिटेन जाएगा, फिर उसमें कुछ एडिशनल टैक्स ऐड करके उसको अमेरिका में सोल्ड आउट किया जाएगा. इसको क्या कर दिया इन लोगों ने, ये डिसाइड किया कि अब से वो इन सामानों का यूज़ ही नहीं करेंगे. इनका क्या पड़ेगा, जो लॉसेस ये कर रहे हैं वो रिकवर हो जाएंगे. ये था फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस. इसके बाद क्या होता है ना, इनके इस टाइप के डिसीजंस थे, जैसे कि इंटॉरेबल एक्ट पास हुआ था जिसके थ्रू कि वो कोई भी मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते, कोई भी पब्लिक मीटिंग कंडक्ट नहीं की जा सकती थी उस एक्ट के दौरान जो ब्रिटेन ने पास किया था. तो यहाँ पे एक मीटिंग कंडक्ट की जा रही है, यानी कि उस एक्ट को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे उस एक्ट का यहाँ पे यू कैन से ना पालन नहीं किया गया. तो क्या होगा, अब यहाँ से शुरू हो जाता है रेवोल्यूशन का, यानी कि एक वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन अमेरिका एंड ब्रिटेन. अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में एक वॉर शुरू होती है इन अप्रैल 1775. द रेवोल्यूशन बिगिन एंड अप्रैल 1775 में ये वॉर स्टार्ट हो जाता है. और इस वॉर को कौन लीड कर रहा था? जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे जाके अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं. आई होप यू हैव लर्न, आपने कभी तो सुना ही होगा दैट द नेम इज़ वाशिंगटन. वाशिंगटन डीसी एक टाउन भी है अभी करेंटली अमेरिका का, और ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के. इन्होंने लीड किया था इस वॉर को. 1775 से लेकर लगभग 7-8 साल तक यहाँ पे एक वॉर चला था अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में. इस बीच में जो काफ़ी सारे छोटे छोटे वॉर्स हुए थे ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इस वॉर में बिल्कुल कंटिन्यूटी थी, कभी कभी वॉर रुक गया, फिर शुरू हो गया, फिर रुक गया. तो इन सारे वॉर्स के नाम लर्न करने आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ ये है कि कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, किसने इसको लीड किया, इसके कॉजेज़ क्या क्या थे, और इस वॉर के बारे में जस्ट ऊपर की नॉलेज अब आपको गेन करनी है यहाँ से. क्या होता है इस वॉर के, ये वॉर किस लिए हो रहा है? एक्चुअली ये वॉर हो रहा है क्योंकि ब्रिटेन ने एक्ट पास किए हैं अमेरिका पे जो अमेरिकन पीपल्स को पसंद नहीं है. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी के भी माइंड में जो फ्रीडम नाम की चीज़ है वो यहाँ पे नहीं है. मतलब ना ही ये वॉर किसी फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, ना ही इंडिपेंडेंस या फिर इन सब चीज़ों का तो इनका एम ही नहीं है. इनका जो मेन एम है वो ब्रिटेन से ट्रेड बंद करना है और उनके जो
एक्ट पास किए गए हैं उनके ऊपर, उन्हें हटवाना है। सो सेम टाइम पे जब ये वॉर चल रहा था तो जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग में जो लोग थे उन लोगों ने एक लेटर लिखते हैं किसको, किंग जॉर्ज द थर्ड को, कि आप हमारे ऊपर से एक्ट हटा लीजिए, हम ये वॉर रोक देंगे। सो जो किंग जॉर्ज द थर्ड है उनको ऐसा लगता था कि जो पॉलिसीज़ का जो ये अगेंस्ट में है ना अमेरिका के लोग, ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, ये किसके खिलाफ है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के ही खिलाफ जाते हैं। तो वो इसको थोड़ा पर्सनली लेते थे, तो दैट्स वाई उन्होंने इनके लेटर को क्या कर दिया, उतना ध्यान नहीं दिया और कंटिन्यूटी मेंटेन की अपने एक्ट पास करने में, और इस पर ज़्यादा उन्होंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। सो अब फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, दो मीटिंग्स बुलाई जाती हैं। सो फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया। सो इन दोनों के बीच में ही ये वॉर शुरू होता है, और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट और आता है इसके बीच का, इस हिस्ट्री का, वो आता है कॉमन सेंस। सो कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस एक पैम्पलेट है। कॉमन सेंस एक पैम्पलेट है जिसको प्रिंट किया गया था थॉमस पेन के द्वारा। थॉमस पेन बहुत ही यू कैन से अ फिलोसोफर और थिंकर थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के। तो उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा, ऑलमोस्ट 50 पेजेस की ये पैम्पलेट थी, तो एक बुक कह सकते हो आप, कॉमन सेंस, जो उस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और इसमें क्या मेंशन किया गया था, इसमें फ्रीडम, लाइबर्टी और इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन किया गया था। तो 1775 to 76 के बीच में ये बुक प्रिंट होके आती है और बहुत ज़्यादा फेमस होती है अमेरिका में। सो इसमें बात होती है किसकी, फ्रीडम की। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी तक यहाँ पे किसका एम था कि हमारे ऊपर से एक्ट हट जाए। ऐसा किसी के माइंड में नहीं था कि हमें फ्रीडम चाहिए ब्रिटेन से। सो इस बुक के पास होने के बाद जब काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा तो क्या होता है, उनके भी माइंड में क्या जनरेट होती है, एक फ्रीडम की थॉट जनरेट होती है कि इसमें क्या लिखा है, इसमें कुछ तो ठीक लिखा है, मतलब हमें क्या चाहिए, अब फ्रीडम चाहिए। सो फ्रीडम चाहिए, तो यहाँ से भी कई सारे स्टेप लिए जाते हैं। 1776 में जो पैट्रियट थे, जो सैमुअल एडम के सपोर्टर्स थे, वो सब क्या करते हैं, ब्रिटिश के गवर्नर, जज, रूलर जो भी अपॉइंट होके आते थे ना लंदन से अमेरिका में, उन सब पे अटैक कर देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, भगा देते हैं अमेरिका से। और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अब से वो क्या है, एक स्टेट है, यानी कि कॉलोनीज़। अब वो कॉलोनीज़ ना बनने का डिसाइड करते हैं, मतलब अब उनके अंदर क्या है, एक फ्रीडम नाम की चीज़ जनरेट हो रही है जो इन्हें चाहिए, किससे, ब्रिटेन से। तो ये डिक्लेयर करते हैं कि अब से हम क्या है, एक स्टेट है। सो यही स्टेट आगे चल के यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा, जो कि एक पूरा यूनाइट हो जाएगा जब ये स्टेट्स ना, तो ये आगे चल के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन जाने वाले हैं। सो सो आफ्टर दिस एंड दिस क्या होता है, ये कॉमन सेंस तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बीच में हुई थी, ये बुक पास हुई थी। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हो रहा था, रेवोल्यूशन चल रहा था, किंग जॉर्ज थर्ड को लेटर गया, कॉमन सेंस पास हुआ, ब्रिटेन के जो जितने भी गवर्नमेंट, जज, रूलर जो भी थे सबको भगा दिया गया और अपने आप को उन्होंने एक स्टेट डिक्लेयर कर लिया। सो अब आता है सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑफ 1776। तो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का जो मेन एम था, जैसे कि फर्स्ट वाले का एम था कि वो ब्रिटेन के साथ अपने गुड्स का ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, एक तरह से पूरा ट्रेड ही बंद कर देंगे। तो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की जब मीटिंग बुलाई जाती है तो इसका एम था कि अब वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करने वाले हैं। सो 4 जुलाई 1776 को ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। सो इसमें क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हमें चाहिए क्या, इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये जो 4 जुलाई है ना, ये आज भी अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के नाम में सेलिब्रेट की जाती है। सो अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे अभी भी 4 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी डे पे जो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग थी, उसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस। और ये मीटिंग पेंसिल्वेनिया की एक जगह पे कंडक्ट की जाती है और यहाँ पे थॉमस जेफरसन ने ही यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि अब से हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। थॉमस जेफरसन, ये भी एक नाम है जो आप याद रख सकते हो फॉर एनी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन की थी कि अब से हम क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ना कि कोई कॉलोनी। सो 4 जुलाई 1776 इज स्टिल रिमेंबर एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका। सो नाउ अगेन कमिंग टू द वॉर्स। अब वॉर के टाइम पे क्या हो रहा है यहाँ पे, सो वॉर में क्या चल रहा था, तो जो वॉर हो रहा था किसके बीच में हो रहा था, अमेरिका एंड ब्रिटेन। सो अब इस वॉर की कंडीशन को पढ़ने के लिए आपको 7 years वॉर को याद करना पड़ेगा। सो अमेरिका वर्सेस ब्रिटेन, ओके। तो ये था हमारा वॉर का क्राइटेरिया, इसके बीच में हमारा वॉर चल रहा था। सो अब इसकी कंडीशन मैं आगे आपको बताऊँ, उसके पहले आपको 7 years वॉर को रिमाइंड करना है कि उसमें क्या हुआ था।
फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हुई थी, तब अमेरिका के रिप्लेसमेंट में क्या था, फ्रांस था। तो जब फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, जब इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था, तो जो विनिंग पार्टी थी वो थी ब्रिटेन और जो हार गई थी वो कौन सा था, फ्रांस। तो फ्रांस को काफ़ी सारा लॉस हुआ था। जितनी भी टेरिटरी फ्रांस की अमेरिका में थी वो सब किसके अंडर में चली गई थी, ब्रिटेन के अंडर में चली गई थी। सो अभी जब ये वॉर चल रहा है, अभी करंट वाला रेवोल्यूशनरी वॉर जो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में चल रहा है, तो इसमें अमेरिका का सपोर्ट करता है कौन, फ्रांस। फ्रांस करता है अमेरिका का सपोर्ट। तो इसमें भी फ्रांस का काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारे सोल्जर्स जाते हैं अमेरिका की हेल्प करने। अब इसके पीछे फ्रांस का क्या इंटेंशन था कि पहले हमने अमेरिका और ब्रिटेन, जब फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई हुई तो उसमें फ्रांस डिफीट हो गया। तो पहला जो इसका इंटेंशन था कि वो रिवेंज लेना था, किससे, ब्रिटेन से, कि वो ब्रिटेन से रिवेंज लेगा अपने पहले डिफीट का, पहली हार का। सेकेंड जो इसका इंटेंशन था वो था कि जब ये अमेरिका ब्रिटेन से जीत जाएगी तो ऑफकोर्स ब्रिटेन की कॉलोनीज़ वहाँ से हट जाएंगी, तो शायद फ्रांस उस पर क्या कर लेगा, फिर से अपनी टेरिटरीज बना लेगा, किसको, अमेरिका को। बट ये सारे इंटेंशंस फ्रांस के फेल हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फ्रांस जब इसकी हेल्प करता है तो ऑलरेडी फ्रांस में काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। सो एज ये जो यहाँ पे हम इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं, ये जो वॉर है ये कब चल रहा है, 1776 की बात है, जब ये फ्रांस क्या करता है, हेल्प करता है किसकी, अमेरिका की। सो अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बार हम रिवाइंड लगाएं तो क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कुछ इसके 10 साल के बाद 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सो कुछ 10 इयर्स का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन इसलिए ख़राब थी क्योंकि उसने हेल्प की थी किसकी, अमेरिका की, इन दी रेवोल्यूशनरी वॉर। सो इसी वॉर की बात हो रही थी वहाँ पे कि फ्रांस ने इसमें हेल्प की ताकि वो बाद में इसके टेरिटरीज पे क्या कर ले, कब्जा कर ले। पर ये सारे इंटेंशंस फेल हो जाते हैं क्योंकि फ्रांस को ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। आफ्टर दिस स्पेन एंड नेदरलैंड ऑल्सो हेल्प अमेरिका। स्पेन और नेदरलैंड ने भी हेल्प की थी, बट फ्रांस ने ज़्यादा हेल्प की थी। सो फाइनली आफ्टर दिस वॉर, सो जो वॉर होता है वो एंड हो जाता है 1781 में। इन 1781 ये वॉर एंड हो जाता है एंड हु विंस, गेस। सो अमेरिका इस वॉर में क्या कर लेता है, जीत जाता है। सो ऑफकोर्स क्या होगा, अब ब्रिटेन को इसकी कॉलोनीज जो बना रखी थी अमेरिका में ब्रिटेन ने, वो सारी वापस देनी पड़ेंगी। सो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जाती है 1783 में। इन 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जाती है, जिसके अंडर में क्या आता है कि ब्रिटेन की जितने भी कॉलोनीज थी अमेरिका की, अब वो सारी एक फ्री स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो इसकी एग्रीमेंट दे देता है कौन, की ब्रिटेन। अब से क्या होगा, अमेरिका एक फ्री स्टेट है, अब उसको क्या मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल जाती है इन 1783 में। सो फाइनली यहाँ पे अमेरिका को फ्रीडम मिल जाती है। एंड व्हाट हैपेंड इन दिस वॉर, सो अब यहाँ पे कोई भी वॉर होता है ना किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में, तो उसमें वॉर में कोई जीते हारे वो बात की बात है, बट उसमें जो लॉस होता है वो दोनों टीम्स का होता है। सो इसमें अराउंड 1 लाख पीपल्स डाइड ऑफ अमेरिका के लगभग 1 लाख पीपल डाइड हियर। सो इसमें 50% पीपल्स किसकी वजह से मरे थे, यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी ड्यू टू दी जो मेडिकल साइंस थी ना उस टाइम पे काफ़ी लो थी अमेरिका की। सो उसकी वजह से भी क्या हुई थी, काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। एंड 50% पीपल्स वो एक्चुअली वॉर में उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। सो अभी हमने यहाँ पे पूरा अमेरिका की हिस्ट्री डिस्कस कर ली है। सो फ्रॉम दी रिवोल्यूशनरी वॉर स्टार्टिंग टू एंड, अभी तक हमने पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल गई। सो अभी तक हमने 2 रेवोल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। सो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, वी कैन डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, कि इस अमेरिकन रेवोल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस थी अमेरिका की हिस्ट्री में। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो हमने अभी जस्ट डिस्कस की कि इसी रेवोल्यूशन की वजह से अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट फॉर्म। मतलब एक वहाँ पे क्या होता है, हमने डिस्कस किया ना कि अमेरिका क्या बनाती है, अपना एक स्टेट बनाती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। तो उस टाइम पे यानी कि 1783 की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल यूनिकली स्टेट बनता है क्योंकि उस टाइम पे मेनली या तो किसी कंट्री में मोनार्क रूल था या तो फिर वो ब्रिटेन के अंडर में आती थी। लेकिन अमेरिका ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और अमेरिका में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, और दूसरा क्या कि अमेरिका में एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जो मॉन्टेस्को के ओपिनियन पे बेस्ड थी, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ द पावर, इस पे बेस्ड गवर्नमेंट बनाई गई। सो ये क्या हुआ, अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ
अमेरिकन रेवोल्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका की हिस्ट्री में। और ये क्या था, एक इंस्पिरेशन हो सकती है बाकी रेवोल्यूशंस के लिए कि अगर अमेरिका में इंडिपेंडेंस है तो आपको भी मिल सकती है। तो इसी के जस्ट इंस्पायर होकर क्या फ्रांस में भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और ना ही सिर्फ फ्रांस में, वर्ल्ड के काफ़ी सारे पार्ट्स में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। सो अब हम बात करें अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की। सो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट 7 आर्टिकल्स मेंशन्ड है एंड इट इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेरिका ऐसी पहली कंट्री है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। सो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, और बिल ऑफ द राइट्स, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स इंडिया में हैं। सो बिल ऑफ राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स इंडिया में हैं, वो यहीं से ली गई हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क्यू के व्यूज़ थे ना कि एक पावर कैसे चलनी चाहिए गवर्नमेंट की, 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सो ये भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड थी। सो अब हम डिस्कस करें क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, कि अमेरिका के रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंस तो हमने देख ली कि लेकिन अमेरिका का रेवोल्यूशन कितना इफेक्टिव था। सो अमेरिका के रेवोल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं आया सोसाइटी में। चेंज किस लिए नहीं आया, क्योंकि जैसे अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन को कंपेयर करें, सो दोनों में आप देखोगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था पूरे फ्रांस पे। लेकिन अमेरिका के क्या था, काफ़ी सारे एक्ट पास हुए थे, वॉर हुआ, एंड हुआ, और अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, सो वहाँ पे दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है, और अमेरिका में ज़्यादा कुछ डीप चेंजेस नहीं आए सोसाइटी में। और यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का रूल फॉलो नहीं होता था, यानी कि गवर्नमेंट तो फॉर्म हुई थी यहाँ पे, लेकिन उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेंशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सबको राइट टू वोट नहीं थे। वोट टू राइट किसको थे, वोट टू राइट से 15 to 20% ऑफ पॉपुलेशन थी, जिनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होगी, जो रिच कैटेगरी के पीपल्स होंगे, उनको राइट टू वोट यहाँ पे गिवन था। एंड नो राइट टू स्लेव एंड वुमेन, सो नो राइट टू स्लेव एंड वुमेन। सो यहाँ पे हमने बात की पूरे अमेरिकन हिस्ट्री की, लेकिन यहाँ पे भी कहीं पे भी ना ही किसी स्लेव के बारे में कंडीशन बताई गई, ना किसी वुमेन कंडीशन बताई गई कि उस टाइम पीरियड में इनकी क्या कंडीशन थी, इनको कौन से राइट दिए गए इंडिपेंडेंस के बाद। सो इन लोगों को कोई भी राइट्स नहीं दिए गए। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का इतना इफेक्ट यहाँ पे वुमेन्स और स्लेव पे नहीं पड़ा है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का था। सो डिफरेंस आप खुद ही चेक कर सकते हो। नाउ पावर टेकिंग फ्रॉम रिच वाइट एंड गिवन टू रिच वाइट, तो यानी कि जो पावर ली गई थी किससे ली गई थी, ब्रिटेन से, वो भी कैसे थे, वाइट कैटेगरी के लोग थे। और पावर फिर गई किसके पास, ऑफ कोर्स सेम वाइट कैटेगरी के लोगों के पास ही चली गई। सो जो बची हुई पॉपुलेशन थी, जो स्लेव, वुमेन्स, इन सबको कोई राइट ही नहीं दिया गया था यहाँ पे। सो अमेरिका की रेवोल्यूशन का इसलिए यहाँ पे कोई डीप चेंज नहीं आया। यहाँ पे आइडियाज़ अच्छे थे, लेकिन जो आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत वीक था। मतलब सोसाइटी में चेंज आना था यहाँ पे। इंडिपेंडेंस की बात जो आई वो काफ़ी बाद में आई थी, है ना, मतलब 7 years वॉर भी हो गया था, काफ़ी सारे एक्ट पास हुए, लेकिन जो इंडिपेंडेंस का थॉट आया वो काफ़ी देर बाद आया था, किसमें, अमेरिका में। सो यही सारे क्रिटिसिजम्स हो सकते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के। सो इस पर क्वेश्चन ऑफकोर्सली बन सकता है। सो इफ़ यू वांट तो आप इनको पॉइंट नोट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन। सो इट इज़ ओवर इन दिस पार्ट। सो to watch such type of videos for UPSC examination or some any other branch examination, you can subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to get those video notifications. So thanks for watching. Stay connected.